हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार एसटीटी के लिए म्यूजिक के यानी कि संगीत के इकाई 2 को। अब आप लोग सोच रहे हो कि इकाई 2 है क्या। तो आपका जो म्यूजिक का सिलेबस है एसटीटी के लिए, उसके पेपर फर्स्ट में आपको टोटल 14 इकाई पढ़ना है और पेपर सेकंड जो है उसमें टोटल आपको 17 इकाई पढ़ना है। तो इसका फर्स्ट इकाई जो है वो आप लोग को पिछली वीडियो में ऑलरेडी करवा रखे। तो आज के इस वीडियो में करने वाले सेकंड इकाई को, और ये जो सेकंड इकाई है इसमें आपको ये 4 बातें पढ़नी है, ठीक है। और ये जो सेकंड इकाई है ये आपका पेपर फर्स्ट में भी सेम है और पेपर सेकंड में भी सेम है। तो आपका पेपर फर्स्ट हो म्यूजिक का और चाहे पेपर सेकंड हो, तो आप दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। इकाई सेकंड जो है इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। तो इकाई सेकंड में आपको पढ़ना है हिंदुस्तानी संगीत एवं कर्नाटक संगीत का उद्भव कैसे हुआ और इसका विकास के बारे में। उसके बाद आपको पढ़ना है हिंदुस्तानी संगीत एवं कर्नाटक संगीत की विशेषताएं क्या क्या है। उसके बाद हिंदुस्तानी संगीत का स्वर एवं ताल के बारे में, कर्नाटक संगीत के स्वर और ताल के बारे में। तो इकाई 2 में बस आपको इतना ही पढ़ना है, समझ गए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो इकाई 2 का आप लोग सिलेबस देख लिए, अब इकाई 2 को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि हिंदुस्तानी संगीत एवं कर्नाटक संगीत का उद्भव और विकास, ठीक है। तो हिंदुस्तानी संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदुस्तानी संगीत की जो उत्पत्ति है वैदिक काल में ही हो गई थी। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तानी संगीत की उत्पत्ति कब हुई थी। तो याद रखिएगा वैदिक काल में हुई थी। जबकि कर्नाटक संगीत की जो उत्पत्ति है यह भक्ति आंदोलन के दौरान हुई थी। दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। हिंदुस्तानी संगीत की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई थी और कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति भक्ति आंदोलन के दौरान हुई थी। इसका पीडीएफ कैसे लेना है ये आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे। तो आप लोग पीडीएफ बेस का लेकर के अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको वीडियो में सिर्फ समझ लेना है, इतना समझ गए। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कई संगीत के रूपों में विभाजित है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है ये संगीत के कई रूपों में विभाजित है, यानी कि बटा हुआ है। कि कौन कौन से रूप में विभाजित है यानी कि बटा हुआ है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, तो देख लीजिए। ख्याल, ध्रुपद और ठुमरी, यानी कि 3 रूपों में विभाजित है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। अब ख्याल क्या है, ध्रुपद क्या है, ठुमरी क्या है, इसको आगे पढ़ लेते हैं। इनमें से प्रत्येक के पास कई घराने और परंपराएं हैं जिन्होंने उनके विकास की प्रक्रिया में अभ्यास किया और योगदान दिया। ये जो 3 आप लोग देखें, इन 3 में प्रत्येक जो है प्रत्येक के पास, जैसे ख्याल के पास, ध्रुपद के पास, ठुमरी के पास, प्रत्येक के पास विभिन्न घराने हैं और विभिन्न परंपराएं हैं, ठीक है। उसको आगे देख लेते हैं। हिंदुस्तानी संगीत के जो 3 प्रमुख शैलियां हैं इसको अभी देख लेते हैं। तो पहला क्या था, तो पहला था ख्याल, दूसरा है ध्रुपद और तीसरा है ठुमरी। तो ध्रुपद को देख लेते हैं, ध्रुपद क्या है। तो ध्रुपद जो है ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे प्रारंभिक यानी कि सबसे शुरुआती प्रमुख शैलियों में से एक है, जिसका उल्लेख सामवेद में मिलता है। याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ध्रुपद का उल्लेख किस में मिलता है, तो सामवेद में मिलता है, ठीक है। अगर आपसे ये भी पूछा जाए क्वेश्चन कि चारों वेद में से किस वेद में संगीत के बारे में जानने को मिलता है, तो सामवेद में। संगीत की ध्रुपद शैली मुगल दरबारों में प्रचलित थी। संगीत की जो ध्रुपद शैली है ना ये कब प्रचलित थी, तो मुगल दरबार, मुगल का जिस समय शासन था भारत में, जैसे कि बाबर का, औरंगजेब का, उस या फिर अकबर का, उस समय जो है संगीत ध्रुपद शैली यानी कि मुगल दरबार के समय में से प्रचलित है, जिसका उल्लेख जो है अबुल फजल के द्वारा लिखित आईनी अकबरी में भी किया गया। ये भी याद रखिएगा, आईनी अकबरी जो है उसमें अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ध्रुपद का उल्लेख किसमें किया गया, तो याद रखिएगा ध्रुपद का जो उल्लेख है वो आईनी अकबरी में किया गया। और आईनी अकबरी की पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है, तो अबुल फजल है। इतना समझ गए। इसके बाद संगीत की शैली का बड़े पैमाने पर अभ्यास होने और ग्वालियर के मानसिंह तोमर के दरबार में विकसित होने का दावा किया जाता है। इसके बाद जो है इस संगीत का, जैसे मुगल के बाद जो है इसके बाद इस शैली का, ध्रुपद शैली का जो अभ्यास होने का जो दावा है वो ग्वालियर के जो मानसिंह तोमर थे उनके दरबार में विकसित होने का ऐसा दावा किया जाता है। समझ गए ध्रुपद के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अब देखते हैं ख्याल के बारे में। सेकंड ख्याल ही था ना, देख लीजिए यहाँ पर 3 पढ़ना था आपको, ख्याल, ध्रुपद और ठुमरी। ध्रुपद आप लोग देख लिए, अब ख्याल को देख लेते हैं। तो ख्याल जो है ये भारतीय कला और संस्कृति पर इस्लामी प्रभाव के परिणाम स्वरूप ख्याल ज्ञान की खेती भारत में हुई थी। यानी कि आप इतना याद रखिए कि ख्याल ज्ञान की जो शुरुआती है ना ये भारत में हुई थी इस्लामी समय में, ठीक है। उसके बाद सूफीवाद जैसे फारसी दर्शन और भारत के पारंपरिक शास्त्रीय संगीत से जुड़ी अरबी संगीत की शैलियों ने एक नई शैली को जन्म दिया जिसे हम लोग ख्याल कहते हैं। सूफीवाद जैसे जो फारसी दर्शन और भारत के जो पारंपरिक शास्त्रीय संगीत से जुड़ी जो अरबी संगीत की शैली थी, उन्होंने क्या किया, इन तो सब ने मिलकर एक नई शैली को जन्म दिया और उसी शैली को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी शैली को हम लोग ख्याल कहते हैं। अरबी में ख्याल शब्द का अर्थ होता है कल्पना या विचारधारा। याद रखिएगा कि अरबी में जो ख्याल शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, अरबी भाषा में ख्याल शब्द का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कल्पना करना या फिर कोई विचारधारा, उसी को ख्याल कहा जाता है अरबी में, ठीक है। इतना समझ गया। अब तीसरा था ठुमरी। अब ये ठुमरी क्या है, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दूसरी लोकप्रिय शैली है ठुमरी। ठुमरी शैली का उपयोग खट्टक नृत्य में भी किया जाता है। याद रखिएगा ठुमरी शैली का उपयोग किस नृत्य में किया जाता है, तो खट्टक नृत्य में, खट्टक डांस में उपयोग किया जाता है ठुमरी शैली का।
ठुमरी शैली जो है भारत में भक्ति आंदोलन के दौरान विकसित हुई थी। समझ गए। इसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाता है पहला पॉइंट। यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट आपको पढ़ना था, पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाता है। अब था हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत की विशेषताएं क्या क्या है। दूसरा पॉइंट यही है। दूसरे पॉइंट को देख लेते हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत की विशेषताएं, तो हिंदुस्तानी संगीत जो है जिसे दक्षिण भारतीय भाषाओं में कर्नाटक संगीत से दक्षिण भारतीय भाषाओं में कर्नाटक संगीत या कर्नाटक संगीतम के नाम से जाना जाता है। संगीत कर्नाटक संगीत या फिर कर्नाटक संगीतम के नाम से जाना जाता है कर्नाटक संगीत को दक्षिण भारत में। ठीक है। उसके बाद आमतौर पर दक्षिण भारत से जुड़ी संगीत प्रणाली जिसमें आधुनिक भारतीय राज्य है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल है। बस आपको इतना याद रखना है कि हिंदुस्तान जो कर्नाटक संगीत है इसको दक्षिण भारत में 2 नाम से जाना जाता है। कर्नाटक संगीत के नाम से, ये तो इसका नाम ही है, और या फिर कर्नाटक संगीतम के नाम से भी जाना जाता है। इतना आप लोग समझ गए। और ये कहाँ कि जो दक्षिण भारत तो समझ गए दक्षिण, लेकिन दक्षिण भारत के किस किस राज्य में इसका जाना जाता है, किस भाषा में, तो वो देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना, ये सब जो है कर्नाटक संगीत के अंतर्गत आते हैं ये सब राज्य। इतना समझ गए। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 मुख्य उपशैलियों में से एक है जो प्राचीन हिंदू ग्रंथ और परंपराओं विशेषकर सामवेद में विकसित हुई थी। ये तो आपको याद ही रखना है कि जितना भी संगीत का वर्णन किया गया ना, किस वेद में किया गया, तो सामवेद में किया गया। त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर, श्याम शास्त्री को कर्नाटक शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा हाईलाइट करके कि त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्याम शास्त्री जो है इनको कर्नाटक संगीत की शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है। याद रखिएगा, संगीत की त्रिमूर्ति, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है, तो इन तीनों को कहा जाता है। जबकि कर्नाटक शैली का जो है पिता किसे कहा जाता है, तो पुरंदर दास को कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है। तीनों को, जैसे 3 नाम है त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्याम शास्त्री, इनको क्या कहा जाता है, तो त्रिमूर्ति कहा जाता है कर्नाटक संगीत शैली की। और पुरंदर दास जो है इनको कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है। ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा, आपसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिंदुस्तानी संगीत एवं कर्नाटक संगीत की विशेषताएं, वो देख लीजिए। हिंदुस्तानी संगीत के प्रमुख रूप हैं जैसे कि ध्रुपद, ख्याल, तराना, उसका ठुमरी, दादरा, गजल। जबकि कर्नाटक संगीत में मनोधर्म की कई तरीके जैसे अल्पनाना, निर्वल, कल्पन स्वरम, रागम, तानम, पल्लवी, मतलब हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत की विशेषता बताता है। तो हिंदुस्तानी संगीत का मुख्य रूप क्या होता है, तो ध्रुपद होता है, ख्याल होता है, ठुमरी होता है, दादरा होता है। जबकि कर्नाटक संगीत के अंतर्गत आते हैं अल्पना, निर्वल, ये सब जो है कर्नाटक संगीत के अंतर्गत आते हैं। कई संगीतकार जो है ना वो तानसेन को जो है हिंदुस्तानी संगीत का संस्थापक मानते हैं। मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अधिकतर संगीतकार जो है वो तानसेन को ही हिंदुस्तानी संगीत का संस्थापक मानते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए हिंदुस्तानी संगीत का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो अगर ऑप्शन में तानसेन हो तो आप लोग लगा सकते हैं। हिंदुस्तानी संगीत का स्वर और ताल, तो उसका नेक्स्ट पॉइंट था हिंदुस्तानी संगीत का स्वर और ताल के बारे में। तो हिंदुस्तानी संगीत में 7 स्वर होते हैं जिनके नाम याद अच्छे से रखना ही आपको, सांडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। देखिए हिंदुस्तानी संगीत का स्वर और ताल के बारे में पढ़ना है तो हिंदुस्तानी संगीत में याद रखना है कि 7 स्वर होते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में स्वर पढ़ना है और संगीत में जो है 7 स्वर होते हैं। नाम आपको याद रखना है, सांडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत व निषाद। उसके बाद भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त कुछ ताल इस प्रकार थे, और ताल का नाम क्या है, तो दादरा, झप ताल, त्रिताल, एक ताल, ये सब क्या चौताल, मतलब अनेकों ताल है, लेकिन इतना आपको याद रखना है। हिंदुस्तानी संगीत का स्वर आप लोग देख लिए, ताल देख लिए। अब कर्नाटक संगीत का स्वर और ताल देख लीजिए। तो कर्नाटक संगीत के जो स्वर हैं वो देख लीजिए, स्व, री 1, री 2, इस तरह से ये सब जो है ये स्वर है। जैसे मो, द, द, इस तरह से नी, ये सब, ये 12 स्वर को विभिन्न संयोजन के साथ उपयोग करके सभी प्रकार के गाने और बजाए जाते हैं। जैसे हिंदुस्तानी संगीत में जो किसका प्रयोग करके गाना बजाया जाता है, तो संडव, ऋषभ, गंधार, इस सब का प्रयोग करके गाना बजाया जाता है। ठीक है। वैसे कर्नाटक संगीत में इस सब का प्रयोग करके जो है विभिन्न संयोजन पर, यानी विभिन्न जो आयोजन होता है उस पर गाना पढ़ते प्रकार के गाने बजाए जाते हैं इसका उपयोग करके। ठीक है। उसके बाद कर्नाटक संगीत जो है यह प्रायः दक्षिण भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका से जुड़ी संगीत की प्रणाली जिसमें 108 शास्त्रीय ताल का लय चक्र है। देखिए ये तो आपको ऊपर ही बता देते कि कर्नाटक संगीत का प्रयोग कहाँ कहाँ किस राज्य में किया जाता है। तो ये आपका था इकाई 2। इकाई 2 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इकाई 1 और इकाई 2 से आपके एग्जाम में कोई खास क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। सिलेबस में वैसे मेंशन तो किया गया तो इकाई 1 इकाई 2 है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में वो पूछा जाएगा इकाई 3 से, उसके बाद इकाई आपका 7 से, फिर घराना वाला जो उससे, इस सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन इकाई 1 इकाई 2 होगा, ये सिलेबस में है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा नहीं, 5 से 7 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आपके इकाई 1 से और इकाई 2 से। इकाई 1 और 2 कोई खास नहीं था, एक तरह से संगीत का शुरुआत था कि संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर हिंदुस्तानी संगीत क्या, कर्नाटक संगीत है, ये सब तो सिंपल था। अब शुरू होगा असली सिलेबस जो आपका 3 से शुरू
होगा, जो कि आपको बता देता है 3 जो है वो क्या है। तो ये देखिए इकाई 3 में आपको कल पढ़ाएंगे बिहार के लोक और पारंपरिक गायन शैली, फिर बिहार के संगीत कलाकार, ये सबसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। इसलिए आप यहाँ से 3 से आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और देखिए आप लोग को बता चुके तो ऊपर ही कि पीडीएफ किस तरह से लेना है वो आपको लास्ट में बता देंगे। तो देखिए इस तरह से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। पहले आपको पीडीएफ में मिलेगा क्या, तो म्यूजिक एसटीटी पेपर फर्स्ट का थ्योरी का पीडीएफ मिलेगा। अभी देख लिए कल आपको पढ़ाए थे क्या, तो इकाई फर्स्ट और भी बता दिए इकाई सेकंड। तो ये जो इस तरह से इकाई फर्स्ट और सेकंड है ये आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा। और 1 से लेकर के 14 इकाई आपके पेपर फर्स्ट में, तो वो आपको पेपर फर्स्ट में उतना मिल जाएगा। जैसे अभी देखे ना पेपर 2 में जितना था ये सब आपको उस पीडीएफ में रहेगा। तो पेपर 2 तो सिर्फ इतना, पेपर 2 में एक इकाई आपको पढ़ाए, इकाई 2, लेकिन ये पीडीएफ इसमें आपको 14 इकाई तक जो भी पढ़ना है वो आपको उसमें मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपको सेकंड पीडीएफ में अगर आपका पेपर सेकंड होगा तो उसमें 17 इकाई, 17 इकाई में जो भी पढ़ना है वो आपको इस थ्योरी का पूरा पोर्शन इसमें मिल जाएगा। वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित 112 क्वेश्चन रहेगा। म्यूजिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, पिछले साल में बीपीएससी और एसटीटी में जो भी प्रश्न पूछा गया वो आप लोग को इस पीडीएफ में मिल जाएगा। म्यूजिक का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा आपको 500 प्लस मिलेगा। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपसे एसटीटी का पेपर कहीं नहीं जाने वाला, आपसे जरूर क्लियर हो जाएगा और आप लोग पूरा सिलेबस एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। टोटल बात करें तो 1000 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसमें म्यूजिक का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव नहीं है, वन लाइनर फॉर्म में, लेकिन क्वेश्चन तो है ना आपको वन लाइनर फॉर्म में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए वन लाइनर फॉर्म में जो म्यूजिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये इसमें इस सबको मिला के बात करें तो 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव है। और पेपर फर्स्ट और सेकंड का थ्योरी तो आपको बताई दी किस तरह का रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं किस तरह का पीडीएफ है नहीं है तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा चैनल के होम पेज पे, वहाँ से देख भी सकते हैं। और इसका जो प्राइस है वो ओनली 30 रुपीज़ है, यानी कि 30 रुपये। ऐसा नहीं है कि इस सब पीडीएफ जो है इसका अलग अलग प्राइस है 30 रुपये 30 रुपये 30 रुपये, नहीं, ये जितना जो पीडीएफ थे सब पीडीएफ का जो प्राइस है वो ओनली 30 रुपीज़ है, 30 रुपया ही है। अब लेना किस तरह से तो वो देखिए ये नंबर है 7903820899। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसको आपको क्या करना है 30 रुपया पे कर देना, उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। और आप लोग को स्क्रीनशॉट भेज करके नीचे में लिख देना है म्यूजिक एसटीटी, ठीक है। अगर आप लोग बीपीएससी वाले बच्चे हो तो बीपीएससी भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग को एसटीटी का पीडीएफ मिलेगा, इसलिए आप लोग लिख दीजिएगा स्क्रीनशॉट भेज करके म्यूजिक एसटीटी, और आप लोग को ये पीडीएफ 5 में मिल जाएगा। इसको लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और कल के वीडियो में आपको क्या बताएंगे तो इकाई 3 के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको बिहार के लोक और पारंपरिक गायन शैली के बारे में पढ़ना है, बिहार के लोक संगीत कलाकार के बारे में पढ़ना है। तो अगर आप लोग का पेपर फर्स्ट होगा, जैसे जिनका पेपर फर्स्ट होगा उनमें ये 2 ही पढ़ना है, लेकिन जिनका अगर पेपर सेकंड होगा, अभी बता दें, जैसे जिनका पेपर सेकंड होगा उनको 3 पढ़ना है, 3 जो थर्ड इकाई इसमें 3 पॉइंट पढ़ना है। जिनका पेपर फर्स्ट होगा ना उनको यही बस 2 पॉइंट पढ़ना है, लेकिन जिनका पेपर जो है 2 होगा उनको इसमें 3 इकाई पढ़ना। अब 3 इकाई में क्या बढ़ जाता है तो तीसरा पॉइंट में ये बढ़ जाता है कि भारतीय, जैसे इसमें ना बिहार के लोक संगीत कलाकार, तो उसमें आपको एक और पॉइंट पढ़ना होगा भारतीय लोक कलाकार, यानी भारत के जितने लोक कलाकार हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वो सब आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये इतना आपको कल करवाएंगे। अभी आज के इस वीडियो में बस इतना ही करवाते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।